हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो मैं आपके बीच आज लाया हूँ और जो सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है और मुख्यतः कमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे वो CDPOs या 67th का BPSC प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे रिलेटेड ये सभी आपके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या भारतीय संविधान की विशेषता प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आपका पीटी के साथ साथ मेंस एग्जाम के जीएस पेपर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यह सवाल आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता को पूछा गया है और भारतीय संविधान की विशेषता जब आगे आप देखेंगे और सुनेंगे तो कई जो आपके सवाल हैं वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, जो इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं और आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक आज इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता इंडियन पॉलिटी, इससे मैं आज देखूं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, विशेषताएं आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है कि सबसे पहला है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। सबसे बड़ा और लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित भी संविधान हमारा भारत का संविधान है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगा है और काफ़ी मेहनत से और एक सशक्त भारतीय संविधान का निर्माण हमारे जो संविधान निर्माता हैं संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। आप सभी जानते हैं कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय थी और आज के डेट में 12 अनुसूचियां हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और बड़ा संविधान है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जो आपके लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत जो विशेषता है, इससे क्या तात्पर्य है? चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान, बहुत सारे ऐसे एक्ट लागू थे जो भारत के अंदर मौजूद था, उन सभी को भी भारत के संविधान में समाहित किया गया। जैसे नागरिकता से संबंधित, आपात से संबंधित, इन सभी जो एक्ट बना है यह हमारा पहले से ही मौजूद था, जो ब्रिटिश काल के द्वारा भी यह शासन व्यवस्था में लागू था। यानी वो हमारा आंतरिक स्रोत हुआ। आप सभी जानते होंगे कि आंतरिक स्रोत में एक सबसे महत्वपूर्ण, जहां 60% से 70% स्रोत वहीं से है, वह है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे अधिक स्रोत भारतीय संविधान में समाहित है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन पीटी में कि भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे अधिक स्रोत है। यह कहाँ से लिया गया सबसे अधिक स्रोत? लिखा रहेगा कि भारत के संविधान में सबसे अधिक स्रोत कहाँ से समाहित किया गया है? जर्मनी, रूस, जापान, ब्रिटेन और एक इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 भी रहेगा। तो आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। यानी भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता मतलब कठोर और लचीला, यानी भारत का संविधान इसको कह सकते हैं नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। यानी हमारा भारत का संविधान लचीला एवं कठोर भी है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। कहेंगे कैसे लचीला और कठोर है? लचीला का मतलब हुआ
कि संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से किसी भी, यानी जो हमारा संविधान है, उन संविधान में कोई भी एक्ट को संशोधन कर नए कानून का निर्माण करना, यानी साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से अगर कोई कानून बनता है तो वह क्या हुआ, लचीला हुआ। यानी संविधान में परिवर्तन, समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसको हम कहेंगे लचीला। और कठोर का मतलब, कठोर का मतलब यह हुआ कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। यानी कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति आवश्यक है, और तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी कानून बनता है। यानी स्वाभाविक है, यहाँ फिर कठोर हो गया, यानी लचीला तो है लेकिन कठोर भी है, इसके लिए राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। तो आपने समझा कि लचीला और कठोर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में कि एक खूबसूरत और एक विशेषता है एकल नागरिकता। अब नागरिकता कहाँ से, आप आगे आने वाले समय में स्रोत के बारे में बताऊंगा। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, और नागरिकता जो सोर्स हमारा है ब्रिटेन से ली गई है। तो आप सभी दोस्तों नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता देखे होंगे, भारत में एक हरी नागरिकता, यानी कोई भी ऐसा नहीं कि दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कई और देशों में देखे होंगे कि राज्यों की भी नागरिकता है और उस देश की भी नागरिकता है, लेकिन भारतवर्ष में अगर कोई भी किसी भी राज्य के वो नागरिक हैं तो वो पूरे भारत के नागरिक कहलाते हैं। यानी हमारे देश में एकल नागरिकता जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें यह जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार, जो भाग 3 के 12 से 35 आने वाले समय में फंडामेंटल राइट्स को मैं बताऊंगा। मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार के क्या हमारा जो प्रावधान है उसको आने वाले समय में मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन संविधान की एक खूबसूरत विशेषता में मौलिक अधिकार भी है, जो भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया हुआ है। और दोस्तों मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट कितना है, तो इसको हम आने वाले समय में भी बताएंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक संविधान की खूबसूरत विशेषता है। इसको भी आप लोग जरूर जानें कि भारतीय संविधान में एक जो खूबसूरत विशेषता है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और आप सभी अवगत हैं कि संविधान के द्वारा कुछ आदेश और निर्देश दिया जाता है राज्यों को कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो चूँकि संविधान ही आदेशित करता है कि राज्यों को कुछ कानून बनाया जाना चाहिए, और जो कानून बनाता है वह जनहित में हो। किस पर हो? जनहित में हो। इसलिए दोस्तों संविधान द्वारा जो निर्देश दिया गया है राज्य के हित में बनाने के लिए, और आप सभी जानते हैं इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में इस वाद को नहीं लाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर कुछ राज्यों को जो संविधान के द्वारा जो राज्यों को आदेश दिया गया, जो निर्देश दिया गया है, जो कानून बनाएंगे राज्य हित में, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि संविधान की एक विशेषता राज्य के नीति निर्देशक। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे कि यह मूल संविधान में पहले समाहित नहीं था। यानी हमारे मूल संविधान जब तैयार बनकर हुआ था संविधान में यह मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो आप जानेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। यह भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हुआ
कि सभी को मताधिकार है, यानी सभी को एक मत देने का अधिकार है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। और आप सभी जानते हैं कि पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 21 वर्ष की आयु के सभी वयस्क नागरिकों को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन बाद में यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष इसकी आयु कर दी गई, यानी भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष पूरा कर लिया है वह एक मत दे सकते हैं। और मत का अधिकार यानी सभी जाति वर्ग कोई भी लिंग भेदभाव नहीं करना है, यानी चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो या किसी भी जाति समुदाय धर्म, सभी को एक मत देने का अधिकार है। यानी दोस्तों सार्वभौमिक अधिकार एक हमारा संविधान की विशेषता की खूबसूरत विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी भारत का संविधान में यह प्रावधान है कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष होकर काम करेगी, यानी विधायिका और कार्यपालिका को सजग करने के लिए कौन हमारे पास है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। यानी कानून की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका का प्रावधान है। और न्यायपालिका कैसी है? एकहरी है। एकहरी न्यायपालिका का मतलब है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके बाद हाई कोर्ट और नीचे में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी एकहरी न्यायपालिका है और वह क्रमवार है। सुप्रीम कोर्ट नीचे से अगर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और यह हमें हमेशा सजग करती है और न्याय निष्पक्ष होकर देती है। और आने वाले समय में आप देखे हैं दोस्तों, या वर्तमान समय में भी किसी नियमों कानूनों को लेकर देखे हैं कि न्यायिक सक्रियता काफ़ी चर्चा का विषय बना है। और यानी न्यायालय का अधिक सक्रिय हो जाना ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर कुछ इंगित इस कामों को करती है, जो न्यायपालिका उसे सक्रिय होकर सजग प्रहरी के रूप में काम करती है और हमेशा सचेत करती रहती है। तो दोस्तों यह न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करती है, यह भी एक खूबसूरत विशेषता है। इसके बाद दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली आप जानते हैं कि यह भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है जो स्रोत है, और यह खूबसूरत विशेषता है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और हम सभी संसदीय शासन प्रणाली में पार्टिसिपेट होते हैं। भारतवर्ष में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों हमारे संसद का एक तरह से निर्माण के रूप में रहते हैं। और संसद का जो गठन हुआ है आगे आने वाले समय में डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। और यह संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के रूप में एक यहीं पे कानून बनता है और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान देते हैं। और भारतवर्ष यही संसदीय शासन प्रणाली पर संचालित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली काफ़ी मजबूत है और हमारे लोकतंत्र को यही शासन प्रणाली मजबूती प्रदान कर रही है। इसके बाद दोस्तों जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जो भारतवर्ष में है, त्रिसदस्यीय शासन प्रणाली। त्रिसदस्यीय शासन प्रणाली यानी आप जानते हैं कि पहले संविधान में संशोधन किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी अवगत हैं 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और 74वें संविधान संशोधन को नगर निकायों को, नगर निगमों को, नगर निकायों को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले राजस्थान के नौगढ़ जिला से स्टार्ट हुआ था और पूरे भारतवर्ष में बाद में इसे लागू किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि स्थानीय निकायों को मजबूत किया गया और त्रिसदस्यीय शासन प्रणाली लागू किया गया, जो संविधान रूप है और एक लीगल वे में काम कर रही है और एक तरह से बॉडी
हमारा मजबूत हुआ है, यानी एक तरह से दोस्तों स्थानीय स्वशासन, या आप जानते हैं त्रिसदस्यीय में क्या होता है, एक जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख यानी प्रखंड स्तर पर, और तीसरा पंचायत स्तर पर। ये त्रिस्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था संचालित है और वैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान की ये खूबसूरत विशेषता है। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मतलब यह होता है कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यानी हम धर्मनिरपेक्ष है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष संविधान में जिक्र था, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्षता ही कहते हैं। यानी हमारे देश में सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हों, हर किसी को स्वतंत्र होकर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो फंडामेंटल राइट्स में मैं पढ़ूंगा और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कोई भी नागरिक हो किसी भी धर्म को स्वविवेक से और अपने आस्था के अनुरूप उसको मान सकते हैं। इसलिए हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होकर सभी लोग अपने स्वेच्छानुसार धर्मों का पालन करते हैं। दोस्तों प्रश्न अगर पूछा जाए कहीं कि हमारा देश किस प्रकार का है जिसमें धर्मनिरपेक्षता हो और पंथ निरपेक्षता उसमें जिक्र नहीं हो, तो धर्मनिरपेक्षता आंसर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो हम पंथ निरपेक्षता देंगे। इसलिए चूँकि पंथ निरपेक्षता हमारे संशोधन के माध्यम से जुड़ा है, इसलिए भारतीय संविधान की खूबसूरत विशेषता पंथ निरपेक्षता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता जो मैंने 12 विशेषताएं बताया है, 12 विशेषताएं में चाहे वो पीटी से रिलेटेड हो या मेंस से रिलेटेड हो, इस तरह से आप समझेंगे। और अगर आप शुरुआत से अंत तक सुने होंगे और जो लोग बाद में जुड़े होंगे तो उसको शुरुआत से अंत तक देखिए। और जो आने वाले समय में वीडियो अपलोड होगा दोस्तों एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा, क्योंकि आप शुरुआत से अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो आज का वीडियो आपको एक दूसरे से इंटरलिंक होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो आने वाला समय भी वीडियो अपलोड होगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो देखेंगे तो इंटरलिंक होगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों अब आपको किताब को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस अगर वीडियो को देख लिए होंगे तो आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके बीच, अभी इंडियन पॉलिटी को मैं ख़त्म कर लूँगा, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो बेहतर हो सकता है उसी के लिए कहूँ। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।